हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी स्टडी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर थर्ड, चुनाव और प्रतिनिधित्व। ये थर्ड चैप्टर का पार्ट सेकंड है। इससे पहले आप इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। इसमें हम जानेंगे कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई, रीज़न क्या था। और सेकंड है निर्वाचन क्षेत्र के बारे में देखेंगे और इलेक्शन के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई? इस प्रश्न का उत्तर आप ऊपर दिए बॉक्स में राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया के बारे में देखा, मतलब आपने देखा कि राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में समझाया था, जो कि काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। तो देखते हैं, किसी छोटे देश में तो लागू हो सकती है, परंतु उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश भारत में नहीं हो सकते। सर्वाधिक से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता है, काफ़ी फेमस है। उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को समझना अत्यंत सरल है। चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं, काफ़ी विकल्प होते हैं उनके पास। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए मतदाता किसी भी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकते हैं और किसी भी दल को भी, मतलब वो किसी प्रत्याशी को भी चुन सकते हैं और किसी दल को भी चुन सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं बीजेपी है, कांग्रेस है, कई लोग ऐसे पार्टी को देख के वोट देते हैं कि हम इसी पार्टी को वोट देंगे, स्टार्टिंग से वो उनको ही वोट दे रहे होते हैं। और कई क्या होता है, नेता को देखते हैं कि कौन सा नेता है। जैसे हमारे एरिया में इलेक्शन हो रहा है तो हम अपने क्षेत्र के नेता को देखेंगे कि कौन नेता खड़ा है, कौन सा उम्मीदवार कौन सा खड़ा है, कि हम इस उम्मीदवार को चुनेंगे, वो पार्टी को नहीं देखते हैं। ठीक है, यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं बल्कि उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खासतौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और इसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता है। देखो इसमें क्या होता है कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसमें क्या होता है कि दल को चुना जाता है। जैसे दो तीन पार्टीज हैं, उसमें से किसी एक पार्टी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी को रख लो, तो इसमें से हम बीजेपी को चुन लेते हैं। ठीक है, अब हमने बीजेपी की पार्टी को चुन लिया, तो अब क्या होगा, इसके बाद जो पार्टी है ना वो डिसाइड करेगी कौन सा उम्मीदवार इस क्षेत्र से, यहाँ का क्षेत्र का विधायक होगा या फिर जो भी है वो पार्टी तय करेगी। तो हमें पता नहीं होगा कि यहाँ का विधायक कौन है, हमारे एरिया का उम्मीदवार कौन है, प्रत्याशी कौन है, तो हम उनसे जाके क्वेश्चन भी नहीं कर सकते ना, या फिर कोई प्रॉब्लम होगी हम जाके उनको बता भी नहीं सकते और हम उनसे आंसर भी नहीं पूछ सकते कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था में मतदाता अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को जानता है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकता है। अंततः यह प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देते हैं। लेकिन जो सर्वाधिक वोट वाली जीत प्रणाली होती है ना, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें हमें पता होता है कि हमारे क्षेत्र से कौन सा प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है, तो हम उससे जाके बोल सकते हैं कि हमारे काम क्यों नहीं हुआ, रोड ठीक क्यों नहीं बने, नालियाँ साफ़ क्यों नहीं है। हम जाके सब कुछ पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, और वो उत्तरदायी भी होता है इसके प्रति, क्योंकि हमने उसको वोट दिया है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एक होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली से द्विदलीय व्यवस्था उभरती है, मतलब सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी हैं और यही दोनों बारी बारी से सत्ता प्राप्त करते हैं। देखो इसमें ना विभिन्न क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको एक करके इलेक्शन लड़ने के लिए मोटिवेट करती है ये सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली। और इसमें क्या होता है ना, दो दल प्रमुख होता है। जैसे अभी हम देखते हैं कांग्रेस विपक्षी पार्टी है और बीजेपी जो मत में है, बहुमत में है, ठीक है, जिसकी सरकार है। तीसरे दल को प्रतियोगिता में शामिल होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। थर्ड पार्टी की एंट्री बहुत मुश्किल हो जाती है, थर्ड पार्टी आने में प्रॉब्लम देखती है, फेस करती है वो। भारत के संदर्भ में प्रणाली का अनुभव भिन्न है। जैसे स्वतंत्रता के बाद हमने देखा एक दल का वर्चस्व, कांग्रेस का वर्चस्व रहा, वन पार्टी सिस्टम रही। इसके साथ साथ अनेक छोटे
दल भी अस्तित्व में रहे। बाकी दल भी थे लेकिन लोकप्रियता जो थी कांग्रेस की थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस के जो नेता है काफ़ी अच्छे अच्छे नेता थे उसमें, और जिन्होंने हमें आज़ादी भी दिलाई थी। हमारे भारतीय जो संविधान बना था उसमें भी वो शामिल थे, इसलिए काफ़ी लोकप्रिय पार्टी थी कांग्रेस। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्यप्रणाली को देखा जा सकता है। उसके बहुदलीय प्रणाली है कि बहुत सारे दल इकट्ठा होकर, तो बहुदलीय प्रणाली क्या होती है, जिसमें ना बहुत सारे दल इकट्ठा होकर वो करते हैं, सरकार बनाते हैं। किसी एक पार्टी को वोट नहीं मिलता, बहुमत नहीं मिलता, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो बहुत सारे जो पार्टीज होते हैं वो गठबंधन बनाती है और सरकार बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारा निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। आरक्षण क्या होता है? किसी के लिए आरक्षित कर देना, स्पेशल देना उसके लिए। जैसे अब कोई चीज़ है तो हम कई लोग जो निम्न जाति के लोग हैं जिनको काफ़ी टाइम से दबाया गया है, वो शिक्षा के लिए मोहताज रहे हैं, तो उनके लिए हम आरक्षण देते हैं ताकि वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित की गई है। स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। अब देखो, पृथक निर्वाचन मंडल में क्या होता है कि अलग अलग, जैसे अब मुस्लिम है, ठीक है, या फिर कोई भी जात हो गई, कोई भी, अब सिख है, एक मोटा मोटा बताते हैं मैं आपको, मुस्लिम है, सिख है, ठीक है, तो जो कैंडिडेट खड़ा होगा ना, अब जो पंजाबी अगर कोई खड़ा है तो पंजाबी उसको वोट देंगे। ऐसा जो हमारा वो पाकिस्तान बना इसी वजह से बना है, ठीक है, कि उनका मानना यह था ना कि एक मुसलमान ही जो मुसलमान धर्म के लोग हैं उनके प्रॉब्लम को समझ सकता है, एक हिंदू नेता नहीं समझ सकता है। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। वही बात हो गई। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सकें। देखो, संविधान सभा के जो हमारे सदस्य थे उनको पता चल गया कि ब्रिटिश चाहते क्या हैं, और पूरे देश में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही समूह के लोग हों जो किसी को नेता बना दे, है ना। अलग अलग कास्ट के और धर्म के लोग हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दूसरे धर्म के लोग भी, जैसा मुस्लिम धर्म का नेता है, कैंडिडेट है ना, तो हिंदू के भी प्रॉब्लम्स को समझता है, लेकिन पूरे देश पर नज़र डालने पर वे अच्छे खासे समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था करता है। जो अनुसूचित जाति हैं और जनजाति हैं उनके लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में आरक्षण किया गया है। उनके लिए सीट जो है वो फिक्स कर दी गई, इतनी सीटें उनको दी जाएगी। प्रारंभ में ये व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाया जाता रहा है। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो होती है ना, उन सबको हर जगह पे आरक्षण मिलता है ना, कॉलेज में और किसी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में। वो सरकार इसलिए उनको देती है क्योंकि जो पहले का टाइम था ना, उनको बहुत ज़्यादा दबाया गया है, उनको शिक्षा नहीं मिली है, बहुत कुछ फेस किया उन्होंने, इसलिए उनको आगे लाने के लिए प्रारंभ में ये व्यवस्था। नेक्स्ट है, आज लोकसभा के 543 निर्वाचित सीटों में 79 अनुसूचित जाति और 41 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे? अभी देखते हैं कि कौन सी सीट आरक्षित होगी और कौन सा एरिया आरक्षित होगा। ये कौन डिसाइड करेगा, इसका निर्णय कौन लेगा और किस आधार पे ये डिसीजन लिया जाएगा कि ये वाला एरिया अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के लिए आरक्षित की जाएगी। यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति या जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है।
परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अब देखो क्या होता है कि जो परिसीमन आयोग है वो पूरा पहले एक सीमा खींच देता है, फिर उसके बाद देखता है कि कितने अनुसूचित जाति है और जनजाति हैं, कितनी जनसंख्या है इनकी। उसके बेस पर वो वहाँ का कैंडिडेट वो मतलब वो एरिया अनुसूचित जाति फिर जनजाति के लिए आरक्षित कर देता है कि यहाँ से यही कैंडिडेट खड़ा होगा इस क्षेत्र से। लोकसभा राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी है, क्योंकि प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं। उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है। अब अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तो हो गया आरक्षण। अब एक और ऐसा वर्ग है हमारे समाज में जो काफ़ी टाइम से काफ़ी चीज़ें फेस करते हुए आ रहा है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए आ रहा है। महिलाएं जो हैं उनके लिए आरक्षण की भी बात की गई है इसमें। शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है। लोकसभा विधानसभा में ऐसी व्यवस्था के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया पर उसे पारित नहीं किया जा सका। देखो ऐसा क्या होता है कि गांव में पंचायतों में महिलाएं तो खड़ी हो जाती हैं कि दिखाने के लिए हाँ महिलाएं खड़ी हैं, इनको वोट दो, ठीक है, सपोर्ट करो, लेकिन जो कानून है, जो डोर होती है, वो उनके जो हस्बैंड होते हैं या जो घर का जो मुखिया होता है, ठीक है, मेल, उसके हाथ में होता है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकें। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। सबसे पहले हम देखेंगे सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार और उसके बाद देखेंगे चुनाव लड़ने का अधिकार किसके पास होना चाहिए। लोकतांत्रिक चुनावों में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफ़ी देर से और बड़े संघर्ष के बाद मिला है। भारतीय संविधान निर्माता ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था और 1989 के बाद यह एक संशोधन द्वारा एज को कम कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। बाकी देशों में तो इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार बहुत टाइम बाद मिला है, मतलब एक एज लिमिट थी या फिर एक ग्रुप था जो सिर्फ वही वोट दे सकता था। लेकिन हमारे भारत में क्या हुआ, हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं था। जैसे आज़ादी मिली सभी वोट दे सकते, चाहे वो महिलाएं हों, बस उनकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष का जो भी है वो या फिर उससे ज़्यादा जो भी है वो वोट दे सकता है, अपने प्रतिनिधि का चयन कर सकता है। कई लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं है। भारत के सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है। अब देखो इलेक्शन कौन लड़ सकता है, ठीक है, भारत में जितने भी नागरिक हैं सभी इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बट कुछ ना लिमिटेशंस लगाई जाती हैं, जैसे एज की या फिर उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, अब देखते क्या क्या होता है वो। लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। अगर आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप 25 साल के होने चाहिए, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। भारत में कानूनी प्रतिबंध है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए जेल हुई हो तो वह चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। अब जो यहाँ पर ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।